क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर 2 देख रहे हैं, जिसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म जो चैप्टर नाम है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग, जो हम लोग चैप्टर 1 में देखे कि हम लोग ऑलरेडी पावर शेयरिंग को किए, लेकिन किस तरह से इसको डिस्क्राइबिंग क्या क्या जनरल टर्म है फेडरलिज्म का। फेडरल होता है, जैसे अगर देखेंगे तो फेडरल है, तो फेडरलिज्म मतलब कि एक ऐसी सरकार जो कि उसका पावर जो है डिवाइड होता है और अपनी जो प्रैक्टिस है, थ्योरी और जो प्रैक्टिस में वो दोनों बटा होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक अम्ब्रेला का काम करता है। अगर इसमें अम्ब्रेला है, इस तरह से अम्ब्रेला है यहाँ पर, और इसके ये एक स्टेट हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गन ये एक स्टेट हो सकता है। तो इसके बीच जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो जो अपना पावर है उसको बांटता है। जैसे ये बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो सरकार का सिस्टम है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे इंडिया का है सेंट्रल अथॉरिटी इज डिवाइड सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। जो स्टेट है, संविधान में स्टेट दिया गया है जो कि 14 स्टेट था, अभी हम लोग के पास 28 स्टेट्स है, तो उनके बीच जो बंटवारा है उसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि जो पावर है, जो कि डिफरेंट टायर्स है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट्स गवर्नमेंट हो, और अभी लोकल गवर्नमेंट है जो कि पंचायती राज है, तो उसको ये किया जाता है। इसी चीज़ की चर्चा यहाँ किया गया है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड डैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या हो गया? यूनियन गवर्नमेंट, या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर इसके नीचे लोकल जो बॉडीज़ है या पंचायती सिस्टम, उसके नीचे पावर जो जाता है, इसी को हम लोग वर्टिकल कहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। कि आज के डेमोक्रेसी में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अब इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि इसी को जो वर्टिकल डिवीजन है इसको देखेंगे, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर टू द फेडरलिज्म, जिसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग अंतिम में क्या सीखेंगे कि वी टर्न टू लर्न लोकल गवर्नमेंट अ न्यू एंड थर्ड टाइप ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। जो राजीव गांधी थे हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको जो पंचायती राज सिस्टम को लाने की कोशिश किया था, इम्प्लीमेंट करने किया था ऑलरेडी 1970 में। हम लोग आगे देखें किस तरह से चर्चा हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसकी शुरुआत में कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या चीज़। तो इसको एक शुरू में यहाँ से जो ये सब दिया गया है, यहाँ से ये एक इंट्रोडक्शन है, ये सब जितना दिया गया ये सब इंट्रोडक्शन है, और एक्चुअली स्टार्ट होता है यहाँ से। फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं क्या दिया है। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका। अगर हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से बेल्जियम और श्रीलंका को, डैट वी स इन द लास्ट चैप्टर, जो कि पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। यू वुड रिकॉल डेट, अगर तुमको याद होगा या अपने आप को रिकॉल करो, वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया था जो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 4 बार ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका था, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था उसको बांट दिया गया था रीजनल गवर्नमेंट में। एंड रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम एवन अर्लियर, की शुरुआत में था। सो दे हैड देयर रोल एंड पावर्स, बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसको फिर से वापस ले लिया गया था जब शुरू में दिया गया था। बट द चेंजेस टुक प्लेस इन 1993 वाज डैट, ये जैसे चौथा जो अमेंडमेंट था जो हम लोग लास्ट चैप्टर के वीडियो में देखे थे, वाज डैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर डैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि 1993 में जो अमेंडमेंट हुआ था कि उसमें यह बताया गया कि रीजनल गवर्नमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता है, वी आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसको संवैधानिक पावर होगा कि वो अपना कानून बना सकता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड नहीं रहता है। दस श्रीलंका शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि 1993 में जो था सेंट्रल जो था पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था, अब वो फेडरल टाइप का गवर्नमेंट हो गया। लेकिन श्रीलंका में क्या क्या होगा, श्रीलंका कंटिन्यू टू द वो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ ये यूनिटरी सिस्टम। अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो यूनिटरी सिस्टम को ही अपनाया, वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर, जहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा पावर है।
तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, जो कि हम लोग लिट्टे के बारे में देखें कि वो तमिल लीडर था, वो श्रीलंका को चाहता था कि एक फेडरल सिस्टम बने, तमिल जो था तमिलनाडु। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है डिफिनेशन फेडरलिज्म का। अब इसको याद रखना, फेडरलिज्म क्या डिफिनेशन है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि फेडरलिज्म जो था इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की एक पद्धति है जिसमें इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, की जो स्टेट गवर्नमेंट है। यूजुअली फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रायः जो है 2 प्रकार का गवर्नमेंट होता है, जैसे हम लोग पहले बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जैसे वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री डैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट। जैसे हम लोग देखें कि हम लोग आगे आके देखें कि यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो ये जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट जो है डिफेंस हो गया या फाइनेंस हो गया, वो उनका होता है जो कि पूरे राष्ट्र के इंटरेस्ट में काम करता है एक कंट्री, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट। द अदर आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, जैसे हम किसी अभी बेल्जियम की बात की तो वहाँ प्रोविंसेस होता था, और अलग अलग जगह पर स्टेट्स है। डैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, की रोज का जो मरा है, चाहे पुलिस हो, एजुकेशन हो, उसमें वो ध्यान देता है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू ऑफ द अदर, और ये दोनों अलग अलग अपना निभाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से 25 जो है दुनिया में, जो उस समय का जब ये पिक्चर दिया गया 192 कंट्रीज़ में से 25 जो है जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पर ये दिया हुआ, अगर इसमें देख रहे होंगे रेड में इंडिया भी दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, रसिया में है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हमने देख रहे हैं कि 192 देश में सिर्फ 25 में फेडरल गवर्नमेंट है। अब है कि इन दिस सेंस फेडरलिज्म्स आर कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट, क्या अगर हम देखें अगर इस तरह से क्या यूनिटरी गवर्नमेंट ही एक फेडरल है, तो अब यूनिटरी सिस्टम है क्या? तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर दिस ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे तो एक प्रकार का सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, या फिर जो होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट, उसको माना जाता है। बट इन द फेडरल सिस्टम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये याद रखेगा, ये डिफरेंस है कि यूनिटरी सिस्टम में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगा तो उसको लागू होगा, लेकिन इंडिया में क्या है, या किसी फेडरल गवर्नमेंट के इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कि वो ऑर्डर नहीं दे सकता है, वो उसको मानने पर है कि किस तरह से। ये भी जो एक चीज़ देखिएगा कि आगे जाके आप देखिएगा एक चीज़ कि वहाँ पर जो है होल्डिंग टुगेदर एक वर्ड आएगा, होल्डिंग टुगेदर, कि जो मतलब पहले से ही उस कंट्री के स्टेट थे वो लोग सब साथ मिल के रह गए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है इंडिया का, और दूसरा प्रकार का जो सरकार है या कंट्री है वो है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर की अलग अलग कंट्री लोग आए और वो लोग एक साथ मिल के इकट्ठा हुए, जैसे यूएएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर जो है यूनाइटेड किंगडम या यूएई। तो इस तरह के लोग हैं, ये लोग क्या कि सब कंट्री अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग फीचर्स थे, अलग देश बनना चाहते थे, लेकिन वो लोग एक साथ है। तो जहाँ कमिंग टुगेदर जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये कंट्री है, वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे पावर जैसे इंडिया में भी, जैसे एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, तो ये एजुकेशन और पुलिस हो गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है और वो आंसरेबल नहीं होगी, जवाबदेह नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जवाब नहीं देना होगा। तो बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, लेकिन दोनों सरकार का जो जिम्मेवारी है वो जनता के प्रति है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। इसको याद रखना आपको कि वाट आर द, ये डिफाइन जो है इस पर 10th के बोर्ड में जो 2020 के बोर्ड में था आया नहीं था, लेकिन 2021 के बोर्ड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना होगा। देयर आर 2 और मोर लेवल्स, जैसे 2 या उससे ज़्यादा टायर होते हैं जिसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम लोग देखें इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम है। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम रीजन, कि अलग अलग प्रकार का जो सरकार होता है सेम से रीजन के लिए काम करती है, बट ईच टायर इट्स ओन जुरिडिक्शन, लेकिन उसकी अपनी जवाबदेही होती है, स्पेशली जो कानून बनाने में, टैक्सेशन। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सारा चीज़ में कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है पुलिस के रूप में, एजुकेशन के रूप में, जो स्टेट लिस्ट में आता है
उसके अनुसार कानून बना सकती है। तो इसी चीज़ को दे दिया कि चाहे टैक्सेशन, लेकिन अब इंडिया में जो है अब स्टेट टैक्सेशन नहीं है, अब सारा जो है जीएसटी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें कुछ परसेंटेज स्टेट का होता है, कुछ परसेंट सेंट्रल का, कुछ परसेंटेज लोकल बॉडीज़ का। द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको संविधान में लिखा गया उसके बारे में। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटी की जो एग्जिस्टेंस है ऑफ द एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड, जिसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। अब फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भी संविधान में कुछ लिखा गया, अगर उसमें कुछ हम परिवर्तन करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो एक सरकार नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि दोनों की सहमति जरूरत है। जैसे कि जब जीएसटी बन रहा था कि जनरल ये जो था गुड सर्विसेज टैक्स था, वो उस पर जो था उसको जो था दोनों का सहमति चाहिए था। फिर पाँचवा, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोर्ट का पावर होता है और पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, की किसी भी सरकार का जो शक्ति है उसको वो हस्तक्षेप कर सकती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन द अंपायर, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो अंपायर की भूमिका निभाती है। अगर कोई भी डिफरेंसेस हो गया, किसी भी इफ डिस्प्यूट जो कि विवाद हो गया एराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी सरकार में, जैसे बहुत सारा कावेरी रिवर का मैटर चल रहा है या बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें अगर कोई विवाद हो रहा है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखता है, इस मैटर को निपटाता है। फिर सिक्स द सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी, कि कहाँ से किसको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, उसकी चर्चा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा गया और उसके अनुसार ये लोग काम करते हैं कि उसमें कोई विवाद इसमें नहीं होता। अब आता है 7th पॉइंट कि फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव, कि उसका दोहरा उद्देश्य होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि जो देश का जो सुरक्षा है और जो एकता को बढ़ाना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो माने क्षेत्रीय जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको बनाए रखे, एक साथ जोड़े। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, कि दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट। पहला कौन चीज़ है, गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग, जो कोई भी चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सब जो है पावर शेयरिंग की बात को मानते हैं। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट डेट ईच वुड अवॉइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, और सब बंधा हुआ है जो एग्रीमेंट के अनुसार। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, जैसे अब इसका क्या क्या जो फेडरल सिस्टम है वो माने जो एक आइडियल बनेगा जो सबको मानेगा, तो म्यूचुअल ट्रस्ट, एक आपसी भाईचारा चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दोनों को एक साथ रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आगे होगा पार्ट 2 में। थैंक यू।